आज हम पाठ 11 से पाठ 15 तक 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी कक्षा 8वीं की पूर्ति देख रहे हैं। तो पाठ 11 है अपना गिरधर की कुंडलियाँ। तो पाठ 11 गिरधर की कुंडलियाँ में पहला प्रश्न है, कुंडलियाँ छंद बनता है। तो कुंडलियाँ छंद जो है दोहा और रोला छंद से मिलकर बनता है। दूसरा प्रश्न है, अनुस्वार युक्त सही बरतने वाला शब्द है। तो हंस, इसका सही उत्तर होगा। तीसरा है, व्यवहार में विनम्रता कैसे आती है। तो मीठी वाणी से, इसका सही उत्तर होगा। अगला है, कोयल में कौन सी विशेषता नहीं होती है। तो कर्कशता, इसका सही उत्तर होगा। मधुर वाणी, काला रंग, सुहानी कोयल होती है, लेकिन कर्कशता नहीं होती है। अगला प्रश्न है अपना, हमें मीठे वचन क्यों बोलना चाहिए। तो हमें हमेशा मीठे वचन बोलना चाहिए क्योंकि इससे दूसरों को बुरा नहीं लगता है और हमारा सम्मान भी बना रहता है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6, कौवा और कोयल में किस आधार पर अंतर किया गया है। तो कौवा और कोयल को उनकी वाणी के आधार पर अंतर किया जाता है, उनकी वाणी के आधार पर अंतर किया जाता है कौवा और कोयल में। प्रश्न क्रमांक 7 है, गुण के ग्राहक शेष नर पंक्ति का क्या आशय है। इस पंक्ति का आशय है, गुणों का सम्मान करने वाले हजारों व्यक्ति होते हैं, इसलिए हमें गुणों को ग्रहण करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 8 है, कवि ने दौलत का स्वभाव किस तरह बताया है। तो कवि ने दौलत का स्वभाव चंचल जल के समान बताया है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 9, कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है। इसका उत्तर आपको दे रखा है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 10, कुंडलियाँ छंद की क्या विशेषता है। अगला प्रश्न है अपना, धन पाकर अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए। आप उत्तर लिख सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 12 है, गिरधर की कुंडलियाँ बीती ताई विसारिदे के अनुसार होई बीती सो बीती पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है अपना, 13वां गिरधर की कुंडलियाँ लोक व्यवहार में कितनी उपयोगी हैं। दीर्घोत्तरी प्रश्न है, तो इसके उत्तर बड़े होते हैं दीर्घोत्तरी। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 14, कवि गिरधर की लोक व्यवहार की शिक्षाओं को अपने शब्दों में लिखिए। तो पाठ 11 गिरधर की कुंडलियाँ के प्रश्नोत्तरों की पूर्ति हमने देखी। अब हम पाठ 12 देखेंगे। पाठ 12 है, याचक और दाता। पाठ 12 याचक और दाता का पहला प्रश्न है, पाठ के अनुसार प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर फूल कौन बेचता था। तो वृद्धा। उसके बाद में याचक और दाता कहानी में वास्तविक याचक किसे माना गया है। सेठ जी को। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, होश में आने के बाद मोहन की स्थिति क्यों बिगड़ने लगी। वृद्धा माँ को ना देखकर। मोहन के पूर्ण स्वस्थ होने में कौन सी बात प्रमुख थी। तो ममता प्रमुख बात थी। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 5 है अपना, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। वाक्य में उद्धरण चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए। तो मेरा बच्चा बहुत बीमार है, ये जो चिन्ह लग रहा है इस तरह का, ये उद्धरण चिन्ह है। वृद्धा माँ पैसों की बचत क्यों करने लगी थी। तो वृद्धा माँ मोहन के सुखद भविष्य के लिए उसे अच्छा खिलाने पहनाने और प्रसन्न देखने के लिए पैसों की बचत करने लगी थी। वृद्धा माँ को किस बात की आशंका थी। तो वृद्धा माँ को हांडी में अधिक धन हो जाने के कारण चोरी हो जाने की आशंका थी। अगला प्रश्न है 8वां, मोहन सेठ जी का पुत्र है, इस बात का कैसे पता चला। बालक की जांघ पर लाल रंग के निशान को देखकर पता चला कि मोहन सेठ जी का पुत्र है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 9 है अपना, सेठ जी के हाथ पांव फूलने लगे, वाक्य में रेखांकित वाक्यांश का अर्थ क्या है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 10, सेठ जी ने वृद्धा माँ की बचत के पैसे क्यों नहीं लौटाए। तो इनके उत्तर दे रखे हैं, आप लिख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 11, सेठ जी वृद्धा माँ के पास क्यों गए थे। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 12 है अपना, बच्चे के मिलने के बाद वृद्धा माँ के जीवन में क्या परिवर्तन आ गया था। और उसके बाद में दीर्घोत्तरी प्रश्न दे रखा है। प्रश्न क्रमांक 13, सेठ जी की पहचान देवभक्त धर्मात्मा के रूप में थी, आप इस बात से सहमत हैं या नहीं, कारण सहित अपने विचार लिखिए। तो दीर्घोत्तरी प्रश्न है, आप इसका उत्तर लिख सकते हैं देखकर। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 है अपना,
वृद्धा माँ के आंसुओं में फूलों का मकरंद और ममता की गंध थी। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। अब हम पाठ 13 ना या समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है के प्रश्नोत्तरों की पूर्ति देखेंगे। पहला प्रश्न है इसमें है, निम्नलिखित में से आगत शब्द कौन सा है? विरासत। दूसरा प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। तीसरा प्रश्न है, इनमें से किसने संवत्सर का आरंभ किया था? सम्राट विक्रमादित्य ने। चौथा प्रश्न है, यह ना समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है कविता का मूल भाव है देश प्रेम। प्रश्न क्रमांक 5 है, हमने संसार को कौन सा संदेश दिया है? तो हमने संसार को शांति का संदेश दिया है। कविता में वीरों की किस बात का उल्लेख किया गया है? तो कविता में वीरों के शौर्य और पराक्रम का उल्लेख किया गया है। ना है समझो कि कविता में कौन सा रस निहित है? तो ना है समझो कविता में वीर रस निहित है, वीर रस से संबंधित कविता है। आगत शब्द किस प्रकार के शब्द हैं? तो जो शब्द अन्य भाषाओं से चलकर आए हैं और हिंदी में प्रयोग में आ रहे हैं उन्हें आगत या विदेशी शब्द कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर है। उसके अंदर प्रश्न क्रमांक 9, रस की परिभाषा देते हुए किन्हीं 4 रसों के नाम और उनके स्थायी भावों के नाम लिखिए। तो साहित्य या काव्य को पढ़ते या सुनते समय या देखते समय जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। 4 रस दे रखे हैं, श्रृंगार रस, रति स्थायी भाव है, वीर रस इसका स्थायी भाव उत्साह है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, करुण रस का शोक। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 10 और उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 11, उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 12, हमारे मन में प्रलय की आग कब उठती है और क्यों? सभी को उत्तर दे रखे हैं। हमारे देश पर यदि कोई देश आक्रमण करे तो ऐसी स्थिति में हमारे क्या कर्तव्य होंगे? इसका उत्तर दे रखा है प्रश्न क्रमांक 13 का। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 14, दिया है शांति का संदेश, लाचार सोई है पद का आशय लिखिए। तो आप पाठ 13 की पूर्ति भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पाठ 14। पाठ 14 है अपना नव संवत्सर। तो नव संवत्सर जो पाठ 14 है उसमें पहला प्रश्न है, यहाँ तो घना अंधेरा है, वाक्य में विशेष है तो अंधेरा। अमांत शब्द का अर्थ क्या होगा? तो अमावस्या को समाप्त होने वाला। वासंती नवरात्रि का पर्व कौन सा नहीं है? तो दशहरा। उसके बाद में हेमलंब किसका नाम है? तो संवत्सर का। उसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं। प्रश्न क्रमांक 5, नव संवत्सर का अर्थ लिखिए। तो नव संवत्सर का तात्पर्य देश में प्रचलित विक्रम संवत के प्रथम दिन से है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है, वासंती नवरात्रि का समापन किस पर्व पर होता है? तो वासंती नवरात्रि का समापन रामनवमी पर होता है। चैती चांद पर्व क्यों मनाते हैं? तो चैती चांद पर्व भगवान झूलेलाल की जयंती के रूप में चैत्र माह की गुड़ी पड़वा को मनाते हैं। नैतिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय शब्दांश अलग अलग लिखिए। तो मूल शब्द नीति, प्रत्यय इक। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं, 9 से 9, 10, उसके बाद में 11, उसके बाद में 12 और उसके बाद में 13वां प्रश्न जो है दीर्घ उत्तरीय है। नव संवत्सर के विषय में अपने विचार 8 से 10 वाक्यों में लिखिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 13वां प्रश्न है, नव संवत्सर के विषय में अपने विचार 8 से 10 वाक्यों में लिखिए। तो 7-8 वाक्य आपको दे रखे हैं। और प्रश्न क्रमांक 14 भी अपना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। नव संवत्सर के बारे में 5 नए प्रश्नों का स्वयं निर्माण कर उनके उत्तर लिखिए। तो 5 प्रश्न दे रखे हैं और उनके उत्तर भी दे रखे हैं। इसके बाद में हम पाठ 15 महेश्वर के प्रश्नोत्तर देखेंगे और पूर्ति देखेंगे। महेश्वर पाठ किस विधा में लिखा गया है? पत्र। महेश्वर नगर की स्थापना किसने की थी? मानधाता ने। महेश्वर के नाम से क्या प्रसिद्ध है? शिवलिंग। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4 है, महारानी अहिल्याबाई को किस रूप में देखा जाता है? तो लोकमाता के रूप में। उसका प्रश्न क्रमांक 5 है, महेश्वर की कौन सी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं? तो महेश्वर की रेशमी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6, महेश्वर पाठ में उल्लेखित पत्र किसने लिखा?
तो महेश्वर पाठ में उल्लेखित पत्र सुबोध ने लिखा है। महेश्वर का प्राचीन नाम क्या था? तो महेश्वर का प्राचीन नाम माहेश्वरी अथवा माहिष्मती था। प्रश्न क्रमांक 8 है अपना, महेश्वर के लोग प्रागैतिहासिक काल में किस तरह रहते थे? तो प्रागैतिहासिक काल में लोग घास फूस के झोपड़ों में या पेड़ों पर बने घरों में रहते थे। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 लघुत्तरी चालू हो गए अपने। प्रश्न क्रमांक 9, 10, उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 11 और 12 ये लघुत्तरी प्रश्न हैं जिनके उत्तर दे रखे हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 13, ईसा पूर्व की 34 शताब्दी से लेकर प्रथम शताब्दी तक का समय महेश्वर के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? लिखिए। तो इसका उत्तर भी दे रखा है। दीर्घोत्तरी प्रश्न है। दीर्घोत्तरी प्रश्न जो होते हैं वो बड़े होते हैं, इसलिए इनके उत्तर भी बड़े होते हैं। वो अधिक नंबर में आते हैं, 5 नंबर या 6 नंबर में। उसके बाद में अगला प्रश्न है, महेश्वर के घाटों के प्रातःकाल और सायंकाल के वातावरण को अपने शब्दों में लिखिए। तो प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज हमने पाठ 11 से पाठ 15 तक 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 हिंदी की पूर्ति देखी।